लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रात के 12 बज रहे थे। घना अंधेरा पूरे शहर को अपनी आगोश में ले चुका था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर टकरा रही थीं और बिजली की चमक वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। राजीव, जो कि एक पत्रकार था, अपनी नई स्टोरी के लिए जगह ढूंढ रहा था। वह अपने ऑफिस में बैठा इंटरनेट पर पुरानी जगहों और अजीब घटनाओं के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक लेख पर पड़ी, शहर का सबसे डरावना अस्पताल, शांतिनगर हॉस्पिटल। शांतिनगर हॉस्पिटल, यह तो सालों पहले बंद हो चुका है, राजीव ने खुद से कहा। लेख में लिखा था कि अस्पताल में कई रहस्यमयी मौतें हुई थीं और अब वहां अजीब अजीब आवाजें और घटनाएं होती हैं। राजीव को उत्सुकता हुई। उसने सोचा, यह स्टोरी मुझे काफी बड़ी ब्रेकथ्रू दे सकती है। अगर मैं इस अस्पताल में जाकर असलियत का पता लगाऊं तो मेरे करियर की बड़ी छलांग होगी। उसने तुरंत अपने दोस्त अनिकेत को फोन किया। अनिकेत, एक बड़ा आइडिया है, तैयार हो जा। क्या है? अनिकेत ने पूछा। शांतिनगर हॉस्पिटल चलते हैं। सुना है वहां भूत प्रेत का साया है। अनिकेत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तू पागल हो गया है क्या? उस जगह पर कोई नहीं जाता। यही तो रोमांच है। चल, डर मत। बस कैमरा और टॉर्च ले आ। राजीव ने उसे समझाने की कोशिश की। आखिरकार अनिकेत ने हाँ कह दी। अगली रात राजीव और अनिकेत अपनी गाड़ी में अस्पताल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें थीं। अस्पताल के पास पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोकी। सामने एक पुरानी खंडहरनुमा इमारत खड़ी थी। उसकी दीवारों पर काई लगी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। यहाँ आकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, अनिकेत ने कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारा वहम है, राजीव ने उसे दिलासा दिया। उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट जाम था। लगता है हमें दूसरी तरफ से अंदर जाना पड़ेगा, राजीव ने कहा। वे बाईं तरफ गए, जहां एक टूटी हुई दीवार थी। दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। यहाँ इतनी सर्दी क्यों है? अनिकेत ने कांपते हुए कहा। शायद पुराने भवनों में ऐसा ही होता है, राजीव ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अचानक की आवाज ने उन्हें रोक दिया। कौन है? अनिकेत ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी एक टूटी खिड़की से हवा का झोंका आया और एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह हवा थी, बस हवा, राजीव ने खुद को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कैमरा चालू किया और हर चीज को रिकॉर्ड करना शुरू किया। हम शांतिनगर हॉस्पिटल में हैं, जहां कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, राजीव ने कैमरे में कहा। वे एक कमरे में घुसे, जो शायद ऑपरेशन थिएटर रहा होगा। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे थे। यहाँ क्या हुआ होगा? अनिकेत ने डरते हुए पूछा। तभी एक और आवाज आई, किसी के चलने की। कोई और भी है यहाँ? अनिकेत ने घबराकर कहा। चुप रहो, कैमरा बंद मत करना, राजीव ने कहा। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उनके पीछे अचानक से एक भारी चीज गिरी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक पुरानी स्ट्रेचर नीचे गिरी पड़ी थी। यह यहाँ कैसे गिरी? हमने तो इसे नहीं छुआ, अनिकेत लगभग चीख पड़ा। राजीव ने कहा, शायद ये बस पुरानी चीजें हैं, टूट रही हैं।
लेकिन इस घटना के बाद माहौल और भी डरावना हो गया। राजीव और अनिकेत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ वातावरण और सर्द होता जा रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां कई पुराने व्हीलचेयर और टूटे बेड पड़े थे। यहाँ तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे छोड़ दिया हो और फिर कभी वापस न आया हो, अनिकेत ने कांपते हुए कहा। तभी एक खिड़की से बाहर झांकने पर राजीव ने देखा कि बारिश तेज हो चुकी थी। आसमान में काले बादल और बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रहे थे। यहाँ से बाहर निकलने से पहले हमें इस जगह के सारे कोनों को रिकॉर्ड करना होगा, राजीव ने कहा। दोनों ने हॉल के बीच में कदम रखा। तभी उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तुमने सुना? अनिकेत ने डर के मारे पूछा। राजीव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह हमारी ही आवाज हो सकती है। वे दोनों रुके और चारों ओर देखा। तभी अचानक कोने में खड़ी एक व्हीलचेयर अपने आप हिलने लगी। यह कैसे हो सकता है? हवा का तो नामो निशान नहीं है। अनिकेत की आवाज कांप रही थी। राजीव ने धीरे से कहा, शांत रहो। यह शायद पुराने स्प्रिंग की वजह से हो। लेकिन व्हीलचेयर केवल हिल नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भागो, अनिकेत चिल्लाया और दोनों तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। वे हॉल से बाहर निकले और एक संकरी सीढ़ियों की ओर बढ़े जो शायद ऊपर की मंजिल पर जाती थी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उन्हें ऊपर से किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। यह कोई मजाक है, कोई हमारे साथ खेल रहा है, अनिकेत ने पसीने से तरबतर होकर कहा। राजीव ने कहा, अगर यह किसी की शरारत है तो हमें इसे कैमरे में कैद करना होगा। चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां जर्जर थीं। हर कदम पर उनकी चरमराहट गूंज रही थी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखा, जिसमें दाईं और बाईं ओर कई कमरे थे। गलियारे के अंत में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जो बंद था। पहले इन कमरों को देखते हैं, राजीव ने कहा। पहला कमरा शायद किसी मरीज का था। वहां एक पुराना पलंग और एक अलमारी थी। अलमारी के पास एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। तभी राजीव ने अलमारी के शीशे में कुछ अजीब देखा। वह उसकी ओर बढ़ा। क्या हुआ? अनिकेत ने पूछा। मुझे इसमें कुछ दिखा था, राजीव ने धीरे से कहा। अचानक शीशे में एक साया झलका और गायब हो गया। राजीव चौंक कर पीछे हट गया। क्या देखा तुमने? अनिकेत ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। दूसरे कमरे में एक पुरानी दवाइयों की अलमारी थी। वहां की दीवारों पर बड़े बड़े खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने जोर जोर से दीवारों पर कुछ खोदा हो। यह जगह सच में कुछ छुपा रही है, राजीव ने कहा। तभी गलियारे के अंत में वह बड़ा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। राजीव और अनिकेत के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हमने उसे खोला था? अनिकेत ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, लेकिन हमें यह रिकॉर्ड करना होगा। चलो देखते हैं। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था और अंदर से हल्की सफेद रोशनी आ रही थी। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों ओर व्हाइट बोर्ड और मेडिकल इक्विपमेंट बिखरे पड़े थे। बीच में एक ऑपरेशन टेबल थी जिस पर खून के धब्बे अब भी ताजा दिख रहे थे। यह जगह तो एक प्रयोगशाला की तरह लग रही है, राजीव ने कहा। तभी कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। वह क्या था? अनिकेत ने राजीव का हाथ पकड़ लिया।
दोनों ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सफेद गाउन में थी। उसका चेहरा घुटनों में छुपा हुआ था। कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं? राजीव ने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, वह औरत धीरे धीरे उठी। उसकी हरकतें अस्वाभाविक थीं, जैसे कोई कठपुतली हो। तभी उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और मुंह से खून रिस रहा था। चलो यहां से, अनिकेत चिल्लाया। औरत ने एक जोर की चीख मारी। उस चीख ने पूरे कमरे की खिड़कियों को चकनाचूर कर दिया। दोनों ने तुरंत दौड़ लगाई। वे गलियारे से होते हुए सीढ़ियों की ओर भागे। लेकिन जब उन्होंने सीढ़ियों की ओर देखा तो वह गायब हो चुकी थीं। यह कैसे हो सकता है? सीढ़ियां थीं यहां, अनिकेत चीख पड़ा। राजीव ने चारों ओर देखा। पूरा गलियारा अब किसी भूल भुलिया जैसा लग रहा था। तभी दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे। किसी ने खून से हाथ के निशान बनाए थे। उन निशानों से धीरे धीरे खून टपक रहा था। यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, अनिकेत रोते हुए बोला। राजीव ने उसे शांत रहने को कहा। हमें शांत रहना होगा, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अब क्या? राजीव ने घबराकर कहा। आवाज उनके करीब आ रही थी। उन्होंने पलटकर देखा तो वही औरत तेजी से उनकी ओर दौड़ रही थी। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। भागो, राजीव ने चिल्लाया। राजीव और अनिकेत अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। पीछे से आती चीखें और वह औरत की दौड़ती परछाई उन्हें लगातार पीछा कर रही थीं। अस्पताल का अंधेरा गलियारा उनके हर कदम पर और लंबा और अंतहीन महसूस हो रहा था। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? अनिकेत ने लगभग रोते हुए कहा। कैमरा संभाल, सब कुछ रिकॉर्ड करना है, राजीव ने जवाब दिया। हालांकि उसकी खुद की आवाज में डर की झलक साफ थी। जैसे ही वे दौड़ते हुए एक मोड़ पर पहुंचे, अचानक सामने एक भारी दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर मॉर्चुरी लिखा था। उनके पास रुकने का वक्त नहीं था और उन्होंने तेजी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह दरवाजा बंद कैसे हुआ? अनिकेत ने घबराकर पूछा। राजीव ने इधर उधर देखा। कमरा ठंडा था, मानो कोई बर्फ का तहखाना हो। सामने की दीवार पर लोहे के डिब्बे थे, जिन पर नंबर लिखे थे। ये वही डिब्बे थे जिनमें शवों को रखा जाता था। कमरे के बीच में एक स्ट्रेचर पड़ा था। उस पर एक पुरानी चादर थी जो खून से सनी हुई थी। यह तो किसी की मॉर्चुरी है, राजीव ने धीरे से कहा। यहाँ क्यों आए हम? वापस चलते हैं, अनिकेत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। कोई यहाँ हमें बंद कर रहा है। कोई नहीं चाहता कि हम यहाँ से बाहर जाएं, राजीव ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी कमरे की रोशनी झपकने लगी। दीवार पर लगे डिब्बों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, मानो कोई अंदर से खटखटा रहा हो। अनिकेत पीछे हट गया। ये डिब्बे हिल रहे हैं। अंदर कोई है। राजीव ने कैमरा उन डिब्बों की ओर घुमाया। तभी एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक कंकाल निकला, जिसकी आंखों के गड्ढों से सफेद धुआं निकल रहा था। यह क्या है? यह कैसे हो सकता है? राजीव ने चिल्लाया। कंकाल धीरे धीरे स्ट्रेचर की ओर बढ़ने लगा। अनिकेत ने चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा।
दरवाजा खोल। राजीव और अनिकेत ने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। तभी कमरे के बाकी डिब्बे भी एक एक करके खुलने लगे। हर डिब्बे से सड़ीगली लाशें निकलने लगीं। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के शरीर से कीड़े निकल रहे थे। उन लाशों ने धीरे धीरे कमरे को घेर लिया। हम फंस गए हैं, ये सब हमें मार डालेंगे, अनिकेत ने चीखते हुए कहा। तभी दीवारों पर लगी लाइट्स एक झटके में बंद हो गईं। अब कमरे में सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। राजीव ने फुसफुसाते हुए कहा, शांत रहो। हो सकता है यह हमारा दिमाग खेल कर रहा हो। यह सब असली नहीं है। लेकिन यह उनकी कल्पना नहीं थी। लाशों ने अब चलना शुरू कर दिया था। उनका हर कदम गूंज रहा था और उनकी खोखली आवाजें वातावरण को और डरावना बना रही थीं। राजीव की नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक छोटा सा दरवाजा था जो शायद किसी पुरानी सुरंग की ओर जाता था। वो देखो, वह एक रास्ता है, राजीव ने इशारा किया। दोनों ने तेजी से उस दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। यह हमें बाहर ले जाएगी। चलो, राजीव ने कहा। दोनों सुरंग में घुस गए। पीछे से लाशें अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं। सुरंग ठंडी और गंदी थी। वहां की दीवारों पर सीलन थी और अजीब से निशान बने हुए थे। बीच बीच में किसी के बोलने और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। यहां कोई है। यह सुरंग खाली नहीं है, अनिकेत ने धीरे से कहा। शांत रहो, बस आगे चलते रहो। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग और संकरी होती गई। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था, सीधा चलते जाना। सुरंग में चलते हुए उन्हें अजीब अजीब चित्र दीवारों पर दिखने लगे। किसी ने खून से इंसानों के शरीर को काटने और टॉर्चर करने के चित्र बनाए थे। यह जगह सच में किसी बुरी ताकत से भरी हुई है, राजीव ने कहा। तभी उनके पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। यह हवा, यह कहां से आई? अनिकेत ने पूछा। मुझे लगता है यह सुरंग कहीं खुलती है। बस चलते रहो। अचानक सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाजा नजर आया। दरवाजा पूरी तरह लोहे का था और उस पर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे। यह दरवाजा हमें बचा सकता है, राजीव ने कहा। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी पीछे से फिर वही सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। राजीव ने कैमरा घुमाया। सुरंग के अंधेरे में अब परछाइयों का झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था। इस बार यह हमें नहीं छोड़ेगा, अनिकेत ने कहा। शांत रहो, हमें यह दरवाजा खोलना ही होगा, राजीव ने जवाब दिया। सुरंग का अंत उनके सामने था, लेकिन दरवाजा खोलना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा था। लोहे के भारी दरवाजे पर बने अजीब चिन्ह चमकने लगे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जागृत कर दिया हो। यह दरवाजा अपने आप तो नहीं खुलेगा, राजीव ने दरवाजे का मुआयना करते हुए कहा। क्या कर सकते हैं? पीछे से वे चीजें आ रही हैं, अनिकेत ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। सुरंग के अंधेरे में परछाइयां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। अब उनके आकार स्पष्ट हो चुके थे, उनके मुड़े तुड़े शरीर और खाली आंखें भयावह थीं। दरवाजा खोलो, जल्दी करो, अनिकेत ने लगभग चीखते हुए कहा। राजीव ने दरवाजे पर बने निशानों को ध्यान से देखा। उन पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे। वे किसी प्राचीन भाषा में थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि राजीव उन अक्षरों को पढ़ पा रहा था। यहां लिखा है, त्याग। किसी चीज का त्याग करना होगा, राजीव ने धीरे से कहा। क्या त्याग? समय नहीं है ये सब सोचने का, अनिकेत ने चिल्लाया।
तभी दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली धार बहने लगी। ऐसा लगा जैसे दरवाजा खुद कुछ मांग रहा हो। राजीव ने पीछे देखा। परछाइयां अब बहुत करीब थीं। उनकी सरसराहट और खोखली चीखें सुरंग में गूंज रही थीं। हमें कुछ करना होगा। शायद यह दरवाजा किसी की बलि मांग रहा है। राजीव ने अनिकेत की ओर देखा। तुम क्या कह रहे हो? हम में से किसी को, अनिकेत ने घबराकर जवाब दिया। तभी दरवाजे के निशान और तेजी से चमकने लगे। सुरंग के अंधेरे से निकलती सिसकियां अब और जोर से सुनाई देने लगीं। यह हमारी जान नहीं चाहता। यह कुछ और है। राजीव ने अपने बैग से एक छोटा ब्लेड निकाला और अपने हाथ पर कट लगाकर दरवाजे पर खून गिरा दिया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। दरवाजे के निशान धुंधले पड़ गए, लेकिन तभी वह और तेजी से बंद हो गया, मानो खून पर्याप्त नहीं था। यह काम नहीं करेगा। हमें कुछ बड़ा करना होगा, राजीव ने चिंतित होकर कहा। पीछे से आती परछाइयां अब उनके बिल्कुल करीब थीं। उनकी गूंजती चीखों से ऐसा लग रहा था मानो वे उन्हें चीर डालेंगी। अनिकेत ने कांपते हुए कहा, अगर यह हमारी बलि मांगता है तो मैं तैयार नहीं हूं। राजीव ने उसे पकड़ लिया। शांत रहो। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाजे के नीचे से बहता खून अब तेज हो गया। उस खून में आकृतियां बनने लगीं। वे आकृतियां उन दोनों के चेहरों की तरह लग रही थीं। यह सब कैसे कर रहा है? अनिकेत ने कांपते हुए कहा। राजीव ने कैमरा उठाया और वह सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर केवल विकृत तस्वीरें आ रही थीं। पीछे से परछाइयां अब लगभग उनके ऊपर थीं। उनमें से एक परछाई ने अनिकेत का पैर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। राजीव, कुछ करो, अनिकेत चिल्लाया। राजीव ने अपने बैग से एक लाइट फ्लेयर निकाली और उसे जलाकर परछाइयों की ओर फेंक दिया। तेज रोशनी से परछाइयां कुछ पल के लिए पीछे हट गईं। यह काम कर गया। हमें इसे और समय देना होगा। लाइट फ्लेयर के खत्म होते ही परछाइयां फिर उनकी ओर बढ़ने लगीं। राजीव ने हताशा में अपना पूरा हाथ कटाकर दरवाजे पर रखा। खून तेजी से बहने लगा और दरवाजा कांपने लगा। कुछ क्षणों के बाद दरवाजा अचानक खुल गया। दोनों ने तेजी से अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। यह एक बड़ी अंधेरी जगह थी, जिसमें चारों ओर दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां सजी हुई थीं। बीच में एक बड़ा पत्थर का मंच था, जिस पर किसी पुराने संस्कार के अवशेष पड़े थे। यह जगह मौत का मंदिर है, राजीव ने कांपते हुए कहा। तभी दीवारों पर खुदी खोपड़ियां धीरे धीरे हिलने लगीं। उनकी खाली आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। अनिकेत ने घबराकर कहा, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम फंस गए हैं। तभी एक गहरी, भयानक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? यह स्थान सिर्फ मृतकों का है। कमरे के बीच में रखे मंच से धुआं निकलने लगा। उसमें से एक विकृत आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा जले हुए मांस से ढका हुआ था और उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं। तुमने मेरे स्थान को अशुद्ध किया है। अब तुम्हें भी यहां रहना होगा। राजीव ने कांपते हुए कहा, हम केवल रिकॉर्ड करने आए थे। हमें जाने दो। आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा, जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। कमरे की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि अनिकेत के मुंह से भाप निकलने लगी। राजीव और अनिकेत दोनों कांप रहे थे, लेकिन यह ठंड नहीं थी जो उन्हें जकड़ रही थी, बल्कि मौत की परछाई थी जो उनके करीब आती जा रही थी। मंच पर खड़ी आकृति अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी। उसके शरीर के जले हुए हिस्से से मांस टपक रहा था
और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुमने उन दरवाजों को पार किया है जिन्हें कभी खुला नहीं जाना चाहिए था। अब यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। दीवारों पर सजी खोपड़ियां अचानक गहरी गूंजती हुई हंसी में बदल गईं। हर खोपड़ी के मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं, मानो हजारों आत्माएं उन्हें घेर रही हों। अनिकेत डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। यह सब असली नहीं हो सकता, उसने कांपते हुए कहा। राजीव ने अनिकेत को झिंझोड़ते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। चाहे कुछ भी हो, हमें रास्ता खोजना होगा। कमरे की फर्श अचानक हिलने लगी। मंच के चारों ओर खून की पतली धार बहने लगी, जो धीरे धीरे एक बड़े घेरे का आकार ले रही थी। उस घेरे के बीच में काले धुएं का एक भंवर बनने लगा। भंवर से अजीब आकृतियां निकलने लगीं। वे मानव नहीं थीं, उनके लंबे, तेज नाखून, घुमावदार सींग और भयानक चेहरों ने कमरे को और डरावना बना दिया। वे जीवित नहीं हैं। ये कौन है? अनिकेत ने घबराते हुए कहा। ये वही हैं जो यहां फंसे थे। यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक जाल है, राजीव ने कहा। उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक अजीब दृढ़ता भी थी। मंच पर खड़ी आकृति ने हाथ उठाकर कहा, तुम भी अब उन्हीं में से एक बनोगे। अनिकेत ने डर के मारे अपने घुटनों पर गिरते हुए कहा, नहीं, हमें छोड़ दो। हमसे क्या चाहिए तुम्हें? आकृति ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी आत्मा। यह स्थान उन आत्माओं का घर है जो कभी यहां से बाहर नहीं जा सकी। अब तुम्हारी आत्मा इस स्थान को और शक्तिशाली बनाएगी। राजीव ने गुस्से से कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम हार मान लेंगे तो तुम गलत हो। आकृति जोर से हंसी। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। तुम्हारी बहादुरी सराहनीय है, लेकिन यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपना एक हिस्सा त्यागना होगा। राजीव ने अनिकेत की ओर देखा और धीरे से कहा, यह जगह हमें मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर यह हमसे कुछ चाहती है तो इसका मतलब है कि इसे हमारी जरूरत है। इसका मतलब है कि एक रास्ता होगा। तभी फर्श उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। पूरा कमरा एक भंवर की तरह घूमने लगा। अनिकेत ने डर के मारे एक खंभे को पकड़ लिया, लेकिन राजीव का पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने लगा। राजीव, संभालो! अनिकेत ने चिल्लाया। राजीव ने अपने हाथों से किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन नीचे का दृश्य और भी भयानक था। फर्श के नीचे एक बड़ी खाई थी, जिसमें हजारों आत्माएं चीखते हुए घूम रही थीं। उनकी चीखों से कान फटने लगे। राजीव ने ऊपर देखते हुए कहा, यह हमें नीचे खींचना चाहता है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। राजीव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और ऊपर आ गया, लेकिन अब कमरे का हर कोना बदल चुका था। वे जिस दरवाजे से आए थे वह गायब हो चुका था। हर दिशा में केवल अंधेरा था। यह जगह हमारी परीक्षा ले रही है, राजीव ने कहा। कैसी परीक्षा? हम यहां से कैसे निकलेंगे? अनिकेत ने पूछा। तभी कमरे के कोने से एक धीमी सिसकने की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी और उसके बाल बेतरतीब थे। यह कौन है? कोई जीवित है? अनिकेत ने फुसफुसाते हुए पूछा। राजीव ने कहा, कुछ भी हो, सावधान रहो। यह जगह हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वे बच्ची के पास पहुंचे,
उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें काली थीं और उसकी मुस्कान अजीब थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम क्यों आए हो? यहाँ कोई वापस नहीं जाता। अनिकेत ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, यह कोई बच्ची नहीं है, यह कुछ और है। बच्ची ने हंसते हुए कहा, यह जगह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाती है। और तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा डर है। तभी बच्ची गायब हो गई और उसकी जगह वही भयानक आकृति प्रकट हो गई। आकृति का प्रकट होना ऐसा था जैसे किसी की मृत्यु ने अपना स्वरूप लिया हो। राजीव और अनिकेत उस ठंडे कमरे में फंसे हुए अपनी आखिरी सांसें गिनने का एहसास कर रहे थे। दीवारों पर सजी खोपड़ियां अब गुस्से में अपनी जगह से हटने लगीं और उनके पीछे खून से लथपथ दीवारें दिखाई देने लगीं। राजीव ने कमरे का मुआयना करते हुए कहा, यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि हम हार मान लें। लेकिन अगर हमने खुद को संभाला तो शायद हम इसका कोई तोड़ निकाल सकें। संभालो? तुम क्या कह रहे हो राजीव? यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, अनिकेत ने लगभग रोते हुए कहा। तभी कमरे के एक कोने से धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज असामान्य थी, जैसे कोई अपने घसीटते हुए कदमों से आ रहा हो। आवाज के साथ अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। जैसे जैसे वह नजदीक आती गई, राजीव और अनिकेत दोनों ने अपनी टॉर्च उस ओर फेंकी। यह एक डॉक्टर का रूप था, लेकिन उसका चेहरा विकृत और खून से सना हुआ था। उसकी सफेद कोट जगह जगह जली हुई थी और उसकी आंखें खाली थीं। डॉक्टर ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुमने उस अस्पताल की गहराई में झांकने की कोशिश की जो कभी खुलनी नहीं चाहिए थी। अब यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। तुम कौन हो? राजीव ने कांपती हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसने इस अस्पताल को जीवन और मृत्यु के बीच के दरवाजे में बदला, और तुम मेरे नए प्रयोग हो। डॉक्टर के हाथ में एक पुराना चमचमाता चाकू था जो खून से सना हुआ था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, इस जगह के रहस्य को जानने के लिए तुम्हें अपना हिस्सा छोड़ना होगा। हर आत्मा जिसने यहाँ कदम रखा है उसने कुछ न कुछ त्यागा है, और अब तुम्हारी बारी है। राजीव ने धीरे से कहा, यह जगह सिर्फ एक अस्पताल नहीं थी, यह एक प्रयोगशाला थी जहां पर लोगों के साथ अमानवीय परीक्षण किए गए थे। डॉक्टर ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें देर से एहसास हुआ, अब तुम्हारे बचने का समय समाप्त हो चुका है। कमरे की हवा अब और भारी हो गई थी। दीवारें खून के आंसू बहा रही थीं और फर्श के नीचे आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। राजीव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कमरे के कोने में लगे एक टूटे हुए वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर इशारा किया। अनिकेत, वो देखो, शायद वहां से हम बाहर निकल सकते हैं। अनिकेत ने उसे देखा, लेकिन डॉक्टर अब तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। राजीव ने अपनी टॉर्च डॉक्टर की आंखों पर फेंकी, जिससे वह कुछ पलों के लिए रुका। भागो जल्दी, राजीव ने चिल्लाया। दोनों वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर भागे और किसी तरह उसमें घुस गए। लेकिन शाफ्ट के अंदर का रास्ता भी किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों ओर जाले, गिरी हुई हड्डियां और किसी अज्ञात गंध से पूरा वेंट भर गया था। वेंटिलेशन शाफ्ट में रेंगते हुए राजीव और अनिकेत ने पीछे की ओर सुना। डॉक्टर की परछाई अब भी उनका पीछा कर रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम कहीं भी जाओ, बच नहीं सकते। यह जगह तुम्हें निगल जाएगी।
राजीव ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम उसे नहीं सुनेंगे। हमें अपनी एक एक सांस बचानी होगी। लेकिन शाफ्ट के अंत में अचानक एक बड़ा कंकाल गिरा। वह किसी आदमी का था, लेकिन उसकी हड्डियों पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे उसे जिंदा चीर दिया गया हो। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अनिकेत ने घबराते हुए कहा। हमें खुद रास्ता बनाना होगा, राजीव ने जवाब दिया। शाफ्ट से बाहर निकलते ही दोनों एक नए कमरे में आ पहुंचे। यह कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर गहरे लाल रंग की लकीरें बनी हुई थीं और फर्श पर बिखरे हुए पुराने मेडिकल उपकरण खून से लथपथ थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर किसी को बांधने के निशान थे, लेकिन कुर्सी पर बैठा कोई नहीं था। यह जगह किसी की यातना देने के लिए इस्तेमाल होती थी, राजीव ने धीरे से कहा। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों से भयानक चेहरे निकलने लगे। वे आत्माएं थीं जो कभी यहाँ मरी थीं। उनके चीखने की आवाजें इतनी तेज थीं कि दोनों के कानों से खून निकलने लगा। कमरे के एक कोने से वही डॉक्टर प्रकट हुआ। उसने अपनी खून से सनी चाकू उठाई और कहा, तुम दोनों अब इस अस्पताल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओ। राजीव और अनिकेत ने डॉक्टर का सामना करने के लिए एक टूटी हुई लोहे की रॉड उठाई। तुम हमें नहीं रोक सकते, हम यहाँ से निकलेंगे, राजीव ने चिल्लाया। डॉक्टर ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे डर को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। जितना तुम लड़ोगे उतना ही यह तुम्हें खा जाएगी। तभी कमरे के फर्श पर एक बड़ा भंवर बनने लगा। वह भंवर सीधा नीचे की ओर खुला था, जहां अनगिनत आत्माएं घूम रही थीं। कमरे के फर्श पर घूमता हुआ भंवर राजीव और अनिकेत को खींचने की कोशिश कर रहा था। आत्माओं की चीखें, डॉक्टर की डरावनी हंसी और चारों ओर की भारी ठंड, यह सब उनके लिए एक असहनीय अनुभव था। यह सब खत्म होना चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हमें इसे रोकना होगा, राजीव ने चीखते हुए कहा। डॉक्टर ने अपनी खून सनी चाकू को घुमाया और कहा, तुम इसे रोक नहीं सकते। यह स्थान मेरे क्रोध और आत्माओं के दर्द से बना है। जितना तुम भागने की कोशिश करोगे उतना ही यह तुम्हें जकड़ेगा। राजीव ने फर्श पर पड़ी एक टूटी हुई पट्टी उठाई और उसे डॉक्टर की ओर फेंका। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने इन आत्माओं को यहाँ कैद किया और उन्हें यातना दी। अब हम तुम्हें रोकेंगे, डॉक्टर ने ठहाका लगाते हुए कहा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह स्थान मेरी आत्मा का विस्तार है और तुम दोनों अब इसका हिस्सा बनने जा रहे हो। डॉक्टर की हंसी के बीच दीवारों से निकलती आत्माओं ने एक अजीब हरकत शुरू की। वे अब चीखने के बजाय कुछ और ही कर रही थीं। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, जैसे वे अब डॉक्टर की गिरफ्त से आजाद होना चाहती थीं। राजीव, देखो, ये आत्माएं, ये हमारी मदद कर सकती हैं, अनिकेत ने कहा। राजीव ने आत्माओं की ओर देखा और चिल्लाया, अगर आप वाकई इस जगह से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो हमें अपना साथ दें। हमें इस डॉक्टर को रोकना होगा। आत्माओं ने धीरे धीरे डॉक्टर की ओर रुख किया। डॉक्टर को यह देखकर गुस्सा आ गया। तुम सब मेरी शक्ति का हिस्सा हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, उसने गुस्से में कहा। लेकिन आत्माओं ने एकजुट होकर डॉक्टर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने डॉक्टर को जकड़ लिया और उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। डॉक्टर को आत्माओं ने धीरे धीरे फर्श के भंवर में धकेल दिया। उसकी चीखें तेज होती गईं और आखिरकार वह भंवर के भीतर गायब हो गया। भंवर धीरे धीरे बंद हो गया और कमरे की दीवारों पर सन्नाटा छा गया।
आत्माओं ने एक एक कर राजीव और अनिकेत को देखा। हम अब मुक्त हैं, लेकिन यह स्थान तब तक जीवित रहेगा जब तक कोई इसे नष्ट न करे, आत्माओं में से एक ने कहा। राजीव ने पूछा, इसे नष्ट करने का तरीका क्या है? आत्मा ने उत्तर दिया, इस जगह के हर कोने को आग में जलाकर खत्म करना होगा, तभी यह बंधन टूटेगा। राजीव और अनिकेत ने पूरे अस्पताल में पेट्रोल फैलाने का काम शुरू कर दिया। आत्माओं ने उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें वह कमरा भी दिखाया जहां डॉक्टर के प्रयोगों के रिकॉर्ड रखे गए थे। यह सब खत्म हो जाएगा अनिकेत, बस एक आखिरी कदम, राजीव ने कहा। अनिकेत ने माचिस निकाली और कांपते हुए हाथों से उसे जलाया। जैसे ही आग ने पकड़ना शुरू किया, आत्माएं एक एक कर गायब होने लगीं। उनकी चेहरों पर शांति थी, जैसे उन्हें अब मुक्ति मिल गई हो। राजीव और अनिकेत भागते हुए अस्पताल से बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पूरा अस्पताल आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग बुझने के बाद उस अस्पताल की जगह केवल राख बची थी। राजीव और अनिकेत ने उस स्थान को आखिरी बार देखा और कहा, यह सब खत्म हो गया, अब यह स्थान और किसी की जान नहीं लेगा। वे दोनों वापस अपनी जिंदगी में लौट गए, लेकिन वह अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका था। हर रात वे उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते थे जिन्हें उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। अस्पताल अब खत्म हो चुका था, लेकिन उस जगह की कहानी उन लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी जिन्होंने इसे अनुभव किया। शायद वह स्थान फिर कभी किसी को डराने के लिए नहीं उठेगा, या शायद किसी नई आत्मा का इंतजार करेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।